नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल। ठीक है, उससे पहले कुछ सवाल हैं, उनको करते हैं मेरे भाई। चलिए, हमने 66 क्वेश्चन तक कर लिया और अब आएंगे मेरे दोस्तों हमारे सामने। हाँ, सवाल नंबर 67 बनाइए। आज की क्लास का पहला टाइप। और इस टाइप में मेरे दोस्तों देख, कल मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। वहां आपको केवल परसेंटेज निकालना था, केवल परसेंटेज। यहां आपको एग्जैक्ट रुपए में आंसर निकालना है, रुपए में। जैसे देखिए, रीना 24% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। रीना की सैलरी का 24% सुनीता की सैलरी के 38% के बराबर है। ठीक है, आगे वीना's सैलरी इज 2/3 ऑफ टोटल सैलरी ऑफ रीना एंड सुनीता। वीना की सैलरी रीना सुनीता की टोटल सैलरी का 2/3 है। अगर वीना की सैलरी 62,000 रुपए है तो सवाल यह है कि सुनीता की सैलरी क्या होगी। यानी कि यहां पे 3 लोग हैं बच्चों, रीना, सुनीता और वीना। जल्दी से करेंगे फटाफट। पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में बोला है कि रीना की सैलरी का 24% बराबर है, किसके बराबर है? सुनीता की सैलरी के 38% के इक्वल है। आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर। यहां से रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो आ जाएगा, 2 से चला जाएगा 12 बार और 2 से चला जाएगा 38, 19 बार। तो रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों यहां पर 19/12। क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो रीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो आ गया, रीना की अगर 19 है तो सुनीता की 12 है, 19:12। अब आगे पढ़िए। सवाल यह है कि वीना की जो सैलरी है रीना सुनीता की टोटल सैलरी का 2/3 है। तो वीना की सैलरी रीना सुनीता की टोटल सैलरी का 2/3 है। रीना सुनीता की टोटल सैलरी कितनी है? रीना की 19 है, सुनीता की 12 है। 19 + 12 31। तो विनीता की जो सैलरी है, रीना सुनीता की टोटल सैलरी यानी कि 19 + 12 31 का 2/3। 2/3 मतलब 31 को 2/3 से गुणा कर देंगे। ये वीना की सैलरी आ गई। ये तीनों लोगों की सैलरी का रेशियो आ गया। सवाल में दिया है वीना की सैलरी 62,000 है, तो आप बताओ सुनीता की कितनी है। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो केवल वीना और सुनीता की सैलरी का रेशियो चाहिए। आपको रीना की कोई जरूरत नहीं, हटाओ, रीना की कोई जरूरत नहीं। जितनी जरूरत है उतना ही देखा करो मेरे भाई। सवाल मेरा सॉल्व हो जाता है। ये क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 12 तिया 36 रेशियो 62। ये सुनीता और वीना की सैलरी का रेशियो आ गया। सवाल में कह रहा है कि वीना की सैलरी 62,000 है। अगर 62 की वैल्यू 62,000 रुपए है तो पूछा सुनीता की क्या आएगी? सुनीता की होगी 36। 62 की वैल्यू 62,000, 36 की वैल्यू 36,000 रुपए। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बताओ क्या टाइप आसान नहीं है? आसान है ना बच्चों टाइप? क्लियर है? तो कल मैंने आपको बताया था कि जहां केवल परसेंटेज निकालना था, आज की इस क्लास में हम ये टाइप कर रहे हैं जहां आपको एग्जैक्ट रुपए में आंसर निकालना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले रेशियो ही निकालना पड़ेगा, बेसिक से। में चलो एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। सवाल नंबर 68। एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे, बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहा हूं। और इतना पढ़ा रहा हूं कि केवल क्लास देखो, घर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल क्लास में पढ़ लो काफी है। ए की इनकम बी से 30% कम है। बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। ए की इनकम बी की इनकम से 28,500 रुपए कम है। तो पूछा है सी की इनकम ज्ञात कीजिए और आंसर एग्जैक्ट बताना है। चलो बच्चों बिल्कुल शुरू हो जाइए। यहां भी 3 लोग हैं, ए बी और सी स्टूडेंट, 3 लोग हैं। अब देखिए यहां सवाल में डाटा ऐसा है कि ये देखो गंदी सी परसेंटेज है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलना ठीक रहेगा। तो यहां हम रेशियो फ्रैक्शन में बदल लेते हैं मेरे भाई। ए की इनकम बी से 30% कम है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। आगे बढ़ो। बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। ये लाइन देखो, बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। अब 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 137.5% का मतलब होता है बच्चों 100%
प्लस 37.5%। 100% एक होता है 37.5%, 3/8। 1 प्लस 3/8 आ गया बच्चों फ्रैक्शन में 11/8, ब्रेक कर लिया। 100% प्लस 37.5%, 12.5% 1/8, 37.5% 3 गुना 3/8, तो 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/8 की परसेंटेज टफ थी, फ्रैक्शन आसान है, इसलिए फ्रैक्शन में मैंने बदल लिया। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अब देखो ए की इनकम बी से 30% कम है। 30% का मतलब 3/10, यानी कि ए की इनकम बी से 30% कम है। बी की अगर 10 है तो ए की इनकम 3 कम है, यानी कि 7। ये ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया। आगे क्या बोला है, बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। बी की इनकम सी से 137.5% अधिक है। बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा, यानी कि बेस क्या है यहां पे, सी है। अगर सी की इनकम 8 है, बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है, सी से। अगर सी की इनकम 8 है बच्चों, तो बी की इनकम 11 ज्यादा है। 8 से 11 ज्यादा, यानी कि 19 है, 19 ये आ गया, 19। मुझे लगता है मेरे हर भाई को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन सी। 137.5% फ्रैक्शन वैल्यू 11/8, यानी कि सी की इनकम 8 है तो बी की इनकम 11 ज्यादा है, 19। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया, देखो इस सवाल में ए बी सी तीनों का रेशियो चाहिए। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि यहां ए बी सी तीनों की इनकम का रेशियो कैसे आएगा। ये शॉर्टकट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 7 133 रेशियो, ऐसे 10 की 19 में गुणा करेंगे 190 रेशियो, ऐसे प्यारे बच्चे 10 की 8 में गुणा करेंगे 80। ये तीन लोगों की इनकम का रेशियो आ गया। आपसे पूछा सी की इनकम, हालांकि सी की इनकम 80 आई है, 80 का मल्टीपल आंसर आएगा, पर ये सारे ऑप्शन 80 से कट जाएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिया है सॉल्व करने के लिए, बोला ए की इनकम 20 से 28,500 रुपए कम है। ए की इनकम है 133, बी की इनकम है 190 है, तो ए की इनकम बी से कितना कम है, 190 से 133 कितना कम है बच्चों, 57 कम है, 57 कम है। तो सवाल के अकॉर्डिंग जब मैंने रेशियो निकाला तो ए की इनकम बी से 57 कम है, पर क्वेश्चन कह रहा है ए की इनकम बी से 28,500 रुपए कम है। तो 57 की वैल्यू 28,500 रुपए, बताओ कितने गुना बच्चों, 5 बार जाएगा, 50 पंजे 250, 7 पंजे 35, 235 300 285 आ गया, यानी कि 500 गुना। ये 500 गुना है। तो सी की इनकम पूछे, सी की इनकम है 80, तो 80 की वैल्यू को भी आप 500 से गुणा कर देंगे, यानी कि 40,000 रुपए। तो सी की इनकम प्यारे बच्चे कितनी आ गई, 40,000 रुपए आ गई। ये आंसर है, बताओ कर पाओगे क्या यार, आपने तो सबने आंसर बता दिया। क्या बच्चों आप पेपर में इस टाइप के सवाल कर पाओगे। देखो मैं परसेंटेज और रेशियो ये दोनों चैप्टर बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये मैं बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा। तो अभी आप बिल्कुल परेशान मत हो कि सर आप इतना धीरे करा रहे हैं, लेकिन मैं एक एक कंसेप्ट को, एक एक टाइप को बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये एक, आप ये मत समझो कि ये सवाल है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस ही पूरे अर्थमेटिक मैथ में लगना है। पूरे अर्थमेटिक मैथ में रुपये का हिसाब किताब ही होना है। तो आप इस स्ट्रक्चर का पहला बेसिक सवाल कर रहे हो, तो वो आपको बहुत तसल्ली से पढ़ना है कि जिंदगी में कभी डाउट ना आए। कर लेंगे इस टाइप का आखिरी सवाल, इस टाइप का बच्चों आखिरी सवाल, बिल्कुल सीक्वेंस में सीट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई इस तरीके से अरेंजमेंट। सवाल है ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है, ठीक है, ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। आगे सी की इनकम ए और बी के इनकम के सम से 60% कम है, ठीक है, सी की इनकम ए और बी के इनकम के योग से 60% कम है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे है डी की आय सी से 20% ज्यादा है, डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है। बोला है अगर बी और डी की इनकम का डिफरेंस 13,200 रुपए है, तो सवाल में पूछा है सी की इनकम ज्ञात करें, ठीक है बच्चे। इस सवाल को मैंने क्यों लिया है, वो कि यहां पे 3 लोग नहीं बच्चों 4 लोग हैं, ए बी सी डी।
आपको 4 लोगों का रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां मेरे ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप इन चारों लोगों की इनकम का रेशियो निकालेंगे। क्या बात समझे? लेकिन यहां डाटा इतना आसान है, सिंपल परसेंटेज है, तो 100 मान के ही हो जाएगा। पहली लाइन करते हैं भाई। ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। ए बी से 45% अधिक कमाता है। यानी कि अगर बी की इनकम 100 रुपए है तो ए की इनकम 145 रुपए। क्या बात समझ में आ गई? ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। बी 100 रुपए कमाता है तो ए 145 कमाता है। आगे चलेंगे। आगे की लाइन ये है, इनकम ऑफ सी 60% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है। सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है। ए और बी की इनकम का सम क्या है? ए की 145 है, बी की 100 है, तो ए और बी की इनकम का सम है 145 प्लस 100 245। तो सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग यानी कि 145 जमा 100 245 से 60% कम है। हर संख्या 100% होती है। 100% से 60% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40%। यानी कि सी की इनकम 245 का 40% हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हां। सी की इनकम ए और बी के इनकम के सम का से 60% कम है। 60% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 40%। 40% क्या होता है बच्चों? 20% 1/5। 40% फ्रैक्शन में 2/5। 5 से जाएगा भैया, 5 चौक 20 और 5 राम 45, 98। 49 दूनी 98। तो सी की इनकम 98 आ गई। आगे पढ़िए। डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है। अच्छा, इस सवाल में सी की इनकम पूछी है। इस सवाल में सी की इनकम पूछी है। सी की इनकम है 98। भाई ये सवाल तो ऑप्शन से भी हो सकता है। सी की इनकम 98। भाई 98 होता है बेटा 7 का मल्टीपल। सी की इनकम है 98। 98 के अंदर 7 आता है, यानी कि सी की इनकम जो भी आएगा वो 98 से कटने वाला नंबर होगा। 98 के अंदर 7 आता है तो आंसर 7 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे 75 है बेटा, 75 7 से नहीं कटता। 735 7 से कटता है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। 725 नहीं कटेगा। 700 प्लस 25 72 भी 7 से नहीं कटेगा। ये अकेला नंबर 7 से कट रहा है, ये आंसर है। यानी कि इस सवाल की कमजोरी है ऑप्शन। ये ऑप्शन से ही हो जाएगा बिना कुछ करे, क्योंकि 98 के अंदर 7 आ रहा है। आंसर 7 से कटने वाला होगा और वो एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं आपको पूरा भाग करना पड़े। जैसे 7350 है तो ये है, ये तो 7 से कटा नहीं, ये नंबर 7 से कट गया 105 बार, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। मजा आया? समझ आया ना सवाल बेटे? आप बोलोगे यस सर। तो 7 11 13 17 ये सब सड़े हुए नंबर है, इनके मल्टीपल चेक कर लिया करो। ये पेपर में आपको इतना ही करना है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। आगे बताते हैं पूरा डिटेल। बोला डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है। डी की जो इनकम है वो सी से 20% ज्यादा है। अब बताओ मेरे भाई, भाई एक बात बताओ, कितना हुआ? सी की इनकम है 98। 98 से 20% ज्यादा क्या आएगा? हर संख्या 100% होती है। 100% से 20% ज्यादा होगा 120%। 120% का मतलब 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसी भी संख्या को 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से गुणा। तो डी की जो इनकम होगी वो क्या आएगी? सी से 20% ज्यादा, यानी कि 98 का 120% 1.2 से गुणा। कितना आएगा भैया? 12 96 6 9 12 निम्न 108 9 117 117.6 हो गया। ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 117.6। तो डी की इनकम आ गई 117.6। घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों लोगों की इनकम का रेशियो आ गया। सवाल में बोला है बी और डी की इनकम का डिफरेंस 13,200 रुपए। बी की इनकम है 100, डी की इनकम है 117.6। इनकी इनकम का डिफरेंस कितना है? 17.6। सवाल में 17.6 की वैल्यू 13,200 रुपए दी है। बी की इनकम है मेरे भाई 100, डी की 117.6। दोनों की इनकम का डिफरेंस है 17.6।
17.6 किसके बराबर दिया है? 13,200। ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, ये सवाल कह रहा है। तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। अब बताओ, अगर मैं यहां से दशमलव हटाता हूं तो इधर जीरो बढ़ती है, ये किससे कट रहा है बच्चों? 176, 132, 22 से कटेगा, 22 का पहाड़ा है, 22 से क्या 44 से ही कट जाएगा। दोनों इवन नंबर है ना, 44 चौका 176, 44 तिया 132। 4 से 3,000 कितनी बार कटेगा? 750 गुना। 750 चौका 3,000, ये 750 गुना हो रहा है। पूछा है सी की इनकम, सी की इनकम है 98, तो 98 की वैल्यू भी 750 गुना होगी, ये आंसर आ जाएगा। 98 की वैल्यू भी 750 से गुणा होगी। अब बच्चे कहेंगे सर 98 की 750 से गुणा कैसे करें? जैसे 98 को आप ये लिख लो 100 माइनस 2, 98 होता है, मुझे गुणा करनी है 750 से, तो 750 का 100 गुना 75,000, 750 का दुगुना 1,500, 75,000 रुपए में से 1,500 रुपए कम कर दो, यानी कि 73,500 रुपए आ गया। ये सी की आय आ गई और ये इसका करेक्ट आंसर है पूरा सॉल्व करके। हालांकि पेपर में ऐसे नहीं करना। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करे, आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप है और इस टाइप के हम लोग 2 सवाल करेंगे। ये बहुत ज्यादा आता है, इसमें काफी सारे वेरिएबल होते हैं बच्चे, सॉरी काफी सारे वेरिएबल्स इसमें होते हैं। आपको रिलेशन निकालना होता है ना, पागलों की तरह दे देता है संख्याएं और उनमें रिलेशन निकालना होता है। जैसे ये देखिए, ए इज 20% लेस देन बी, ए बी से 20% कम है, सी इज 30% मोर देन डी, सी डी से 30% ज्यादा है, डी इज 25% लेस देन ए, डी ए से 25% कम है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, कौन सा इसमें से सत्य है? और अगर आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में बी और सी में रिलेशन निकालना है, बी और सी में रिश्ता निकालना है, ठीक है। तो भैया बी और सी में रिलेशन निकालना है। 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, बोला ए बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से 20% कम है, सी डी से 20% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है। देखो, ए का बेस बी है, सी का बेस डी है, डी का बेस ए है, यानी कि सबकी शुरुआत ए से ही हो रही है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, लॉजिकली सोचो। डाटा बहुत आसान है। अगर सवाल का डाटा बहुत आसान है तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, जमीन पे रहो, 100 मान के सवाल करो हमेशा। डाटा आसान 100 मानो, डाटा मुश्किल रेशियो से करो, फ्रैक्शन में बदल के। ए बी से 20% कम है, पहले यानी ए बी से 20% कम है, यानी कि बी अगर 100 है तो ए 20% कम है, 100 से 20 कम है 80। देखो 100 में सीधा आंसर परसेंटेज में आता है, 100 को 20% कम करेंगे, 100 का 20% 20 ही होता है, 80 हो जाएगा। अगर बी 100 है तो ए 20% कम है, 80। अब देखो अगली लाइन, सी इज 30% मोर देन डी। अगर आपने ये वाली लाइन लिख दी तो भाई ए बी का रेशियो अलग बन जाएगा, सी डी का रेशियो अलग बन जाएगा, अलग अलग नहीं करना हिसाब किताब। तो अभी इस लाइन को स्किप करो, क्योंकि ये ए बी का रेशियो लिख दूंगा, इस लाइन से सी डी का रेशियो आ जाएगा। अलग अलग नहीं लिखना, सब कुछ कनेक्ट करना है। तो आप पहले इस लाइन को पकड़ो, डी इज 25% लेस देन ए, डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, ए का मान है 80, डी ए से 25% कम है, तो 80 का 25% क्या होता है? 25% 1/4, 80 का 1/4 20 है, तो 80 से 20 कम कर दो 60, तो डी का मान 60 आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर 60 आ गया। आगे चलेंगे। अगली बात यह है मेरे भाई, सी डी से 30% ज्यादा है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी का मान है 60, सी जो है वो डी से 30% ज्यादा है, तो 60 का 30% क्या होता है? 18, 60 का 30%, 18 6 18, 60 से 18 ज्यादा करेंगे 78, ये आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सी डी से 30% ज्यादा है, 60 से 30% ज्यादा क्या आएगा? किसी भी संख्या को 30% बढ़ाएंगे, खुद का 130% हो जाएगी 1.3, 60 की 1.3 में गुणा 78,
दशमलव से 0 कट जाएगा 78। ये सब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में पढ़ा चुका हूं बेसिक क्लास में, 1.5 घंटे की बेसिक क्लास हुई है, पता नहीं तुम क्यों भूल जाते हो बेटा। ये चारों संख्याओं का रेशियो आ गया ABCD का, चारों संख्याओं का। लेकिन आपको चाहिए केवल B और C में रिश्ता, यही चाहिए। बोला है यहां पर B और C में रिलेशन क्या है। अगर B 100 है तो C 78 है। तो आप मुझे बताओ C कैसे आएगा। अगर B 100 है तो C 78 है। 100 से 78 कैसे आएगा ये बताओ। 100 की 0.78 में गुणा करके, 100 की 0.78 में गुणा करूंगा तो ही तो 78 आएगा, दशमलव से 2 जीरो खत्म। यानी कि B का 0.78 से गुणा करने पर C आ रहा है। C जो है वो B का 0.78 गुना है। आंसर है B ऑप्शन, खत्म। कृष्णा साहू B ऑप्शन है, आप उल्टा लिख रहे हैं। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है ये वाला सवाल। एक और करके बता दो बच्चों, इस टाइप का एक और, है ना। चलिए आगे चलेंगे। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है, इसी वैरायटी का एक और सवाल लेंगे। सवाल नंबर 71 करो बच्चों। A is 20%, A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D, D is 20% more than E। इस इंफॉर्मेशन से बताओ कि कौन सा ट्रू है। आपको सामने ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी और आपके 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताना है बच्चे। समझ आई बात। और यहां पे भैया ऑप्शन से पता लग रहा है कि सभी संख्या पे तो 5 संख्याएं हैं, A B C D E, सभी संख्याओं का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब इस सवाल को जरा ढंग से पढ़ो। A इज 20% मोर देन B, A B से 20% अधिक है। A B की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि A की तुलना कर रहे हैं हम B से। क्या बात समझ में आ रही है। A की तुलना B से कर रहे हैं, B C से 25% ज्यादा है, B की तुलना C से कर रहे हैं, C D से 60% कम है, C की तुलना D से कर रहे हैं, D E से 20% ज्यादा है, D की तुलना E से कर रहे हैं। ऐसे चल रहा है। A का बेस B है, B का C है, C का D है, C का D का बेस E है। तो यानी कि सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है, E बैठा हुआ है। तो जो आदमी सबसे नीचे होता है हमेशा, डाटा बहुत आसान है, कोई भी टफ परसेंटेज नहीं है, बहुत आसान परसेंटेज है। तो 100 मान के करेंगे मेरे भाई 100। मैंने मान लिया कि माना E का मान 100 है। अगर आपने A को 100 मान लिया या C को या किसी और नंबर को 100 मान लिया, नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। ये देखा जाता है कि A का बेस B का C का D का E, तो सबसे नीचे E है। आपने E को 100 मान लिया और पहली लाइन से नहीं, आखिर की लाइन से करना पड़ेगा। D इज 20% मोर देन E, D E से 20% ज्यादा है, D E से 20% ज्यादा है। अगर E 100 है तो D 20% ज्यादा 120, 100 से 20% ज्यादा 120। आगे आइए। C इज 60% लेस देन D, C D से 60% कम है। हर संख्या 100% होती है, 100% को 60% कम करेंगे 40% रह जाएगा। C D से 60% कम है, D का मान 120 है, 120 को 60% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 का 40% कितना होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कटा 48। C का मान 48 आ गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बोला है B इज 25% मोर देन C, B C से 25% ज्यादा है, B C से 25% ज्यादा है, C 48 है, B 25% ज्यादा है। 48 का 25% क्या होता है, 48 का 25% 1/4, 25% 1/4 12, 48 का 1/4 12 होता है, 48 में 12 जोड़ेंगे 60। B का मान 60 है। आ गया। आगे देखेंगे। A इज 20% मोर देन B, A B से 20% ज्यादा है, अब 60 है। 60 का 20% 12 होता है, दिमाग में निकालो, 60 का 20% 12, 60 से 12 ज्यादा 72, A का मान 72 आ जाएगा। क्या आप इतने समझदार नहीं है कि A का मान
बी से 20% ज्यादा है, ए का मान बी से 20% ज्यादा है। 60 का 20% होता है 6 दूनी 12, 60 में 12 जोड़ो 72 आ गया। ये बात अब तक लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्या आपका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ कि ये बात दिमाग में कर पाए, लिखना ना पड़े? करना पड़ेगा बेटा विकसित, आप हर बात को लिखते नहीं रह सकते। इस सभी संख्याओं का अनुपात आ गया। अब मुझे एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बोला इस ऑप्शन, बताओ इस जानकारी से कौन सा ऑप्शन सत्य है। मेरे पास ऑप्शन चल के नहीं आएगा, मैं ऑप्शन के पास चल के जाऊंगा। पहला ऑप्शन देखो, डी इज 60% लेस देन बी। डी बी से 60% कम है। डी बी से 60% कम नहीं है, ज्यादा है। डी बी से ज्यादा है, कम नहीं है, यानी कि ये बात गलत है, क्योंकि बी 60 है, डी 120 है, तो डी बी से ज्यादा हुआ ना कि कम हुआ। आगे देखेंगे, ई इज 28% मोर देन है। ई ए से 28% ज्यादा है। ई ए से 28% ज्यादा है, यह भी गलत हो गया। ई ए से 28% ज्यादा है। ई ए से कितना ज्यादा है? ए 72 है, 72 से 100 कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा है। लेकिन परसेंटेज नहीं निकाला जाता। ई ए से 28 ज्यादा है ए से, तो नीचे क्या आएगा? बेस 72, परसेंटेज में 100%। ये आएगा बेटा, ना कि 28% आएगा, गलत है। आगे चलते हैं, तीसरा ऑप्शन, ए इज 40% लेस देन डी। ए डी से 40% कम है। ए डी से 40% कम है। डी से जो भी बेस होता है वो नीचे रखा जाता है। बेस क्या है? 120। 120 से 72 कितना कम है? 120 से 72 48 कम है। परसेंटेज में कितना हुआ बच्चों? 100% हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, 40% आ गया, यानी कि ए डी से 40% कम है। ये बात एकदम सही है, ये सही है। चौथा ऑप्शन मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब तीसरी बात सही होगी तो मैं चौथी बात को चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बताओ बच्चों, समझ में आ गया? अगले टाइप पर 1 2 3 4 सवाल कराऊंगा। अगले टाइप पर, ये मुश्किल टाइप है। आसान है, वैसे आसान है, लेकिन बच्चे के लिए आजकल जिस वैरायटी के, जिस क्वालिटी के बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए टाइप बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और आप देखना 90% टीचर की शीट में इस टाइप का एक भी सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ाते ही नहीं है। क्योंकि पढ़ाएंगे तो समय लगेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, बच्चा फड़फड़ा जाएगा, इतना समझ ही नहीं सकता। और ये सारे सवाल जो मैं आपको इस टाइप के कराने वाला हूं, ये सब सीजीएल और सीएचएसएल के प्री के पेपर हैं, प्री के पेपर के सवाल हैं। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आप गूगल पे सर्च करेगा, सीजीएल 2019 प्री के एग्जाम का है ये वाला क्वेश्चन। सवाल ये टाइप मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां बेटा वेरिएबल आ जाता है एक्स, और परसेंटेज के सवाल में जहां बच्चे को एक्स दिखेगा वो घबरा जाता है। परसेंटेज के सवाल में बच्चे को आदत नहीं है ना एक्स देखने की, वो घबरा जाता है, इसलिए मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं। सिर्फ इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एक्चुअली ये एक सवाल नहीं है, 4 क्वेश्चन मैं इस टाइप के कराऊंगा, ये 2 सवाल होते हैं। 2 सवालों को मिलाकर एक सवाल बनाया जाता है। पहले पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, बात एक ही है। सवाल में क्या बोला है? इफ x प्लस 20% ऑफ 250, x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220। सवाल में बोला है कि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है। ठीक है, आगे सवाल पढ़ो। देन 10% ऑफ x प्लस 50, x प्लस 50 का 10%, x के 15% से कितना परसेंट कम होगा? x के 15% से कितना परसेंट कम होगा? यह मेरा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। आपको यह सवाल देख बेटा, प्लीज शांत रखो, दिमाग शांत रखो, फड़फड़ाओ मत, प्लीज दिमाग शांत रखो।
दिमाग शांत रखो, इस सवाल को पढ़ के आपको समझ आएगा कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स का मान निकालना है। ठीक है जी। सोनू कुमार कह रहे हैं सर आपको क्या पता क्वेश्चन कब आया है। सोनू कुमार, मैं एक दिन में 4 क्लास लेता हूं और मैं पिछले 7 साल से यही काम कर रहा हूं। मैं एक दिन में मास्टर होके गणित के 300 से 400 सवाल डेली सॉल्व करता हूं, मास्टर होके, कुछ क्लास में खुद पर्सनली। मैं डेली 7 साल से काम कर रहा हूं। मैं हर एक पेपर यूट्यूब पे सॉल्व कराता हूं। हर एक पेपर जो भी आता है अगले दिन मेरे लैपटॉप में टाइप होकर आ जाता है, पूरा पेपर सॉल्व कराता हूं। एक एक सवाल की नस नस मुझे पता है कि सवाल कब आया, कहां आया, कितनी बार है, इसकी औकात क्या है, कब तक रिपीट होगा। मुझे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सवाल देख के बता देता हूं इसका ये आंसर है और ये सवाल कब आया है। क्योंकि मैं मैथ ही मेरी जिंदगी और मैं मैथ से ही कमाता धमाता और मैथ ही मुझे आता है। ठीक है, मैं आपकी तरह नॉर्मल आदमी नहीं हूं गणित के मामले में। मैं स्टूडेंट नहीं हूं बेटा, टीचर हूं। डेली 7 घंटे से मैं 14 डेली 7 साल से 14-15 घंटे गणित में ही जी रहा हूं। सोचो। सर स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिस करके। जो बच्चे पूछते हैं मैथ कैसे मजबूत करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, हर चीज का एक ही इलाज, प्रैक्टिस। एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट पढ़ो, सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ो, फॉर्मूला सब पढ़ो। उसके बाद उसका रिवीजन करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर के खूब सारे सवाल लगाओ। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। बोरिंग लगेगा, 1 साल तक मुर्दे की तरह, तुम्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, 1 साल तक मुर्दे की तरह करते रहो बिना रिजल्ट की परवाह किए। मजबूत होगा, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। आई बात समझ में? हर चीज का, आपकी हर समस्याओं का एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। लेकिन दुख इस बात का है कि आप बिना प्रैक्टिस किए ही मजबूत करना चाहते हैं, गणित स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, जो असंभव है, खासकर आप जैसी मानसिकता के बच्चों के लिए। ठीक है, चलो। हर चीज का एक ही इलाज, एक ही जवाब, प्रैक्टिस। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक्स का मान निकालने के लिए ही पहली लाइन दी है। एक्स का मान निकालने के लिए ही पहली लाइन दी है। सवाल है 250 का, पहली लाइन पढ़ो, 250 का मतलब गुणा, 250 का x प्लस 20%। 250 का x प्लस 20% क्या है? 220 के x% से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो 250 का x प्लस 20% जो है वो किसके बराबर है? 220 के मतलब गुणा, 220 के x% से 25% ज्यादा है। मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है बेटा। हर संख्या अपने आप में 1 होती है। अगर आप संख्या को 25% बढ़ाओगे, 1/4 बढ़ाओगे, तो संख्या खुद का 5/4 गुना हो जाएगी। अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाओगे, 25% अधिक करोगे, तो 5/4 गुना हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 से गुणा होगी। याद आ गया कि सब लोग भूल गए? तो जो सवाल में कह रहा है वो लिखते जाओ। 250 का x प्लस 20% बराबर है मेरे भाई किसके? 220 के x% से 25% ज्यादा है। किसी भी संख्या को 25% बढ़ाओगे, 25% मतलब 1/4, 1 को 1/4 बढ़ाओगे तो खुद का 5/4 गुना हो जाएगी मेरे भाई। यह है, हर बच्चे को सॉल्व करना आता है बेटा। सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया भाई, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से बच्चों आपका 25 भी 5 बार कट गया। स्टूडेंट आपका ये 22 और 4, ये 2 से कट गया 11 बार, और ये 4 कट गया 2 बार। देखो भाई, ये नीचे 2 है, इस 2 की राइट साइड में गुणा होगी, राइट साइड में, तो 2 लेफ्ट साइड में, सॉरी, इस 2 की लेफ्ट साइड में गुणा होगी यहां 5 में, 2 पंजे 10, 10 की अंदर गुणा होगी 10x प्लस 10 गुणा 20, 200 बराबर राइट साइड में क्या बचेगा? 11 की x में गुणा, 11x बचेगा। 10x उधर आ गया, 11x माइनस 10x, x का मान 200 आ गया।
तो सवाल में जो दिया हुआ था सॉल्व करके एक्स का मान 200 आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां तक एक सवाल सॉल्व हुआ। अब इसके आगे इसने एक और सवाल बना दिया, एग्जामिनर ने एक और सवाल बोला है x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा। सवाल यह है x प्लस 50 का 10% x के 15% से x के 15% से x के 15% से कितना परसेंट कम होगा। देखो परसेंटेज कम या ज्यादा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए बेस आप कंपेयर किससे कर रहे हो मेरे भाई। हमेशा देखो आपको परसेंटेज भी एक तरह का रेशियो, ये ना आप रेशियो निकाला करो। मैंने x का मान 200 निकाल लिया, तो सवाल यह कह रहा है कि x प्लस 50 का 10% x के 15% से, x के 15% से इसकी औकात x के 15% से कितना परसेंट कम है। तो x का 15% आपका बेस हुआ, x का मान 200 आया है। अब 200 का 15% क्या आएगा, 200 का 15% आएगा 30, यानी कि बेस आपका 30 है। x का मान है 200, 200 का 15% क्या हो गया, 30 आ गया, 15 दूनी 30। 30 से मेरे भाई क्या है, x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10% कितना कम है, x का मान है 200, 200 प्लस 50 आ गया 250, 250 का 10% क्या आ गया 25, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 250 का 10% आ गया 25, यानी कि बेस आपका 30 है। सवाल यह है कि बेस 30 है, तो 30 से ये 25 कितना परसेंट कम है। 30 से 25 कितना परसेंट कम है, 30 से 25 रेशियो ले लिया करो मेरे भाई, है ना। 5 6 30, 5 25 25, यानी कि बेस आपका 6 है। 6 से 5 कितना कम है, 1 कम है, 1/6 कम है। और 1/6 परसेंटेज में क्या होता है, 16 सही 2/3%। 1/6 कितना परसेंट होता है, 16 सही 2/3% कम है। तो मेरे भाई कभी भी ऐसी चीज आए रेशियो लो, बेस हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो, जो कैलकुलेट करना है वो राइट साइड में लिखो, कम या ज्यादा अपने हिसाब से निकाल लो। परसेंटेज ही तो रेशियो है, रेशियो ही तो परसेंटेज है। मुझे लगता है समझ में आया, ये बहुत आसान था। ये इस टाइप का सबसे आसान सवाल था, सबसे आसान इस टाइप का। असली लेवल आएगा अब, आगे चलिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन 73 बताइए। इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%, then x% of 650 is what percent more than x माइनस 10% ऑफ 780। सवाल पढ़ते ही पता चल गया कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x का मान निकालना है। यह सवाल सीपीओ 2020 के पेपर का पूछा हुआ ये वाला सवाल, ठीक है जी। देख लो गूगल पे सर्च करके, सीपीओ 2020 का ही सवाल होगा ये। x का मान निकालना है मेरे भाई। इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। ये लाइन का कोई मतलब नहीं, ये लाइन केवल इसलिए दी है कि आपको x का मान निकाल सकें आप। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर x का मान निकाल सके, इसलिए ही आपको ये वाली जो लाइन है वो दी गई है बच्चे। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनेगा, मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया। देखो किसी भी संख्या को x% बढ़ाएंगे तो क्या होता है, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो 100%, फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1। हर संख्या अपने आप में अपने आप का एक गुना होते हैं। x% बढ़ाएंगे तो संख्या खुद का 1 प्लस x% गुना हो जाएगी। यह मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है मेरे भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा चुका हूं 1.5 घंटे की क्लास। बताइए बेटा, अगर x% घटाते हैं तो संख्या खुद का 1 माइनस x% गुना हो जाएगी। बोला 110 को x% घटाने से और 50 को x% बढ़ाने से सेम रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट आता है। 110 को अगर आप x% घटाओगे क्या होगा, 110 खुद का एक गुना है।
अगर आप x% घटाएंगे तो 110 1 माइनस एक्स, सॉरी 110 जो है 1 माइनस x% गुना हो जाएगा। बोलो बात समझ भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस x% से गुना। 50 को अगर आप x% बढ़ाएंगे, 50 जो है अगर आप किसी भी संख्या को x% बढ़ाते हैं तो वो संख्या खुद का 1 प्लस x% गुना हो जाते, 1 प्लस x% गुना। बोलिए बात समझे। सवाल में बोला 110 को x% घटाने से 50 को x% बढ़ाने से सेम रिजल्ट आता है, दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। क्या मैं इसको बराबर नहीं कर सकता? बराबर कर दिया, 0 से 0 कट गया। गुणा करेंगे 11 कम 11 माइनस 11 x%, राइट साइड में 5 एकम 5 प्लस 5 x%, ये उधर जाएगा 11 5 16 x%, 5 इधर आएगा 11 माइनस 5 6 x% का मान आ गया 6/16, x% का मान 6/16 जो कि क्या है बेटा 2 से कट गया, 2 तिया 6 2 अट्टे 16 3/8, तो x% की फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 3/8। ये x% की फ्रैक्शनल वैल्यू आई है, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज में लिखता हूं तो 100% लिखना पड़ता है, फ्रैक्शन में लिखता हूं तो 1 लिखना पड़ता है। ये x% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/8, x% का मान आ गया बेटा 3/8। अगर x का मान पूछूं तो x का मान क्या है बेटा 3/8 किसकी परसेंटेज वैल्यू है? 1/8 होता है 12.5%, 3/8 होता है 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है। तो अगर x का मान पूछूंगा तो 37.5 आएगा। x का मान 37.5 है, x% यानी कि 37.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू 3/8 है, 37.5% बराबर ही 3/8 होता है। ये x का मान निकाला मेरे भाई। अब असली सवाल इसके आगे शुरू होता है। सवाल यह है तो बताओ 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना ज्यादा है? देखो भाई ये आपका बेस है, ये बेस है मेरे दोस्तों, दिस इज बेस, ये बेस है। 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना ज्यादा है? तो बेस क्या है मेरे भाई? सवाल यह है कि 650 का x% 780 के x माइनस 10% से, x माइनस 10% से कितना ज्यादा है बताइए। 780 के x माइनस 10% की औकात के सामने 650 का x% कितना ज्यादा है? बेस है। अब मुझे खुद बताओ, चाहे तो फ्रैक्शन में कर लो या परसेंटेज में, इच्छा आपकी है मेरे भाई। एक बात बताइए, ये x माइनस 10% क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। x का मान मैंने निकाला 37.5, x का मान मैंने निकाला है 37.5, तो अगर x का मान 37.5 है, 37.5 में से 10 घटाऊंगा 27.5% नहीं हो गया? x का मान 37.5 है, 37.5 में से 10 घटाओ 27.5%, 27.5% क्या होता है? 27.5 कट रहा है 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 गुना, यानी कि 2.5% गुणा 11, 2.5% है 1/40, 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 2.5% का 11 गुना 11/40, तो 780 का फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, x माइनस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/40 आ गई, 11/40। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 10% को, इसका मतलब है x% माइनस 10%, x% मैंने निकाला है 3/8, 10% होता है 1/10, घटाइएगा ये भी 11/40 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है बेटा, तरीका कोई भी हो रिजल्ट सेम आएगा। तो 780 का x माइनस 10% 11/40, इससे 650 का x%, 650 का x% कितना है? x% की फ्रैक्शन लो 3/8, इससे ये कितना ज्यादा है, कितना कम है, ज्यादा है? क्या ले लेते इसके लिए? रेशियो ले लेते हम लोग। क्या ले लेते हैं प्यारे भाई? रेशियो ले लो। 13 से कट गया, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, ये कट गया जी 8 पंजे 40 5 बार, ये कट गया जी किससे?
तीन से कट गया आपका 6, दो बार कट गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये क्या आ गया, 2 की 11 में गुणा, 2 की 11 में गुणा 22 रेशियो। ये क्या आ गया, 5 की ऐसे 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई 25, ये बेस है। पूछा बस ये 22 से 25 कितना ज्यादा है, कितने परसेंट अधिक है। रेशियो लेने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि ये और ये कैलकुलेशन करना लंबा काम है। रेशियो ले लो, रेशियो लेने से सिंपलीफाई हो गया। ये बेस आया 22, ये 25, 22 से 25 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3/22 ज्यादा है, 3/22 ज्यादा है मेरे भाई। अब आंसर नियरेस्ट में बताना है। देखो 3/22 ज्यादा है, परसेंटेज में गुणा 100%। अब 300 को 22 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 22 एकम 22, 8 जीरो, यानी कि 22 तिया 66, बचेगा 14, 14 बचेगा। तो 22 छिक्का 132, यानी कि 13.6% आएगा। 13.5 से बड़ा आ रहा है। अगर 13.5 से बड़ा आ रहा है तो आंसर 14% के करीब है, सी ऑप्शन, 14% के करीब ये आंसर है। देख लो बेटा आप सवाल जरा। बाईस से 25 लगभग 14% के करीब आएगा। कृष्ण साहू जी आप गलत कर रहे, तगड़ा सवाल है। मुझे लगता है सब बालकों को समझ में आ गया है। आगे चलेंगे मेरे भाई, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 74। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सेम टू सेम ऐसा ही है, कमेंट्स में करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इस बार। सर अगर 13.5 आता तो कहां जाते, 13.5 आता तो 13.5 ही आंसर होता बेटा, है ना। फिर वो ये सवाल बनाता ही नहीं नियरेस्ट इंटीजर लिखने के लिए। 13.5 से बड़ा हो रहा है 14 ले लेंगे, 13.5 से छोटा है तो नियरेस्ट इंटीजर 13 लेंगे। 13.5 तो एग्जैक्ट 13.5 ही लिया जाएगा श्रेष्ठ गुप्ता, मैं बता चुका हूं ये बात। सेम टू सेम सवाल है, कमेंट्स में करके बताओ बिल्कुल ऐसा ही, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। ये भी तो बालक हैं बेटा। आप एक बात बताओ, मैंने तो इन बच्चों को आंसर नहीं बताया, मैंने तो 2 ही सवाल करके दिखाए। अगर इस कमेंट में हजारों बच्चे डी सही आंसर बता रहे हैं, इसका मतलब वो मेहनती, और जो बच्चे नहीं बता रहे उनमें खुद की कमी है। भाई हर बच्चे को मैं सेम ही क्लास दे रहा हूं, सेम ही सवाल करा रहा हूं, सेम एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चे तुरंत आंसर बता दे रहे विद इन 25-30 सेकंड में, और कुछ बच्चे नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, रो रहे हैं, फड़फड़ा रहे। अरे पढ़ते क्यों नहीं हो, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं कोई फायदा नहीं है जब तक तुम ना पढ़ो गधो। ठीक है जी, आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट। आ जाओ जी, सवाल नंबर 75 बताइए। देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ x% of 190 is 15 less than x plus 10% of 180, यदि 190 का x% 180 के x प्लस 10% से 15 कम है, ठीक है जी, तो 90 के x प्लस 30% का मान 150 के x% से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो पहले तो आपको इस सवाल में x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालने के लिए ये वाली लाइन आपको दी हुई है। एक बात बताऊं, एक शब्द से पूरा चीज चेंज होगी। सवाल में बोला है 190 का x%, 190 का x%, 180 के x प्लस 10% से 15 कम है। अगर यहां होता ना 15% कम है, सवाल बिल्कुल अलग होता, क्योंकि 15% कम करने का मतलब होता है 100% को 85% करना। 15 कम का मतलब कि भैया, 15 कम का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू से 15 कम है, यानी कि इनका डिफरेंस 15 है। मेरी कमाई जो है तुमसे 15 कम है, यानी कि मैं आपसे 15 रुपए कम कमाता हूं, ठीक है। आपकी और मेरी कमाई का अंतर 15 हुआ, तो यहां डायरेक्ट 15 बोला है, ना कि 15%।
तो ये बोला है 190 के x परसेंट का मान, जो जो सवाल बोले वो करते जाओ। 190 का x परसेंट किससे? 180 के x प्लस 10% से। 180 के x प्लस 10% से कितना कम है? 15 कम है। कितना कम है बच्चों? 15 कम है। 15 कम है, यानी कि इनका डिफरेंस 15 है, इनको घटा के 15 आएगा, ये मतलब था बेटा। फर्क है। हां, 15% कम होता है तो पूरा सवाल ही अलग होता बच्चे। तो 190 के x परसेंट का मान, 190 का x परसेंट किससे? 180 के x प्लस 10% से। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से 15 कम है, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 15 आएगा। यहां से सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। क्या नहीं निकाल सकते बेटा? देखो यहां गुणा होगी, ये क्या आएगा? परसेंटेज के अंदर गुणा होगी। 180 का x परसेंट माइनस 190 का x परसेंट। देखो ना, परसेंटेज के अंदर गुणा 180 का x परसेंट माइनस 190 का x परसेंट। दिमाग में करो स्टेप। 180 का x परसेंट माइनस 190 का x परसेंट। तो 180 में से 190 घटाएंगे तो माइनस 10 का x परसेंट, ये आ गया। प्लस ये क्या आएगा बेटा? 180 का 10%, 180 का 10% क्या आएगा? 18। 180 का 10% 18 बराबर क्या आ गया? 15। ये 15 इधर आएगा तो 18 माइनस 15 आ गया 3। तो 10 का x परसेंट 3 आ गया बेटा। ठीक है, 18 माइनस 15 3, ये उधर चला जाएगा। तो यानी कि x परसेंट आ गया 3/10। यानी कि x की वैल्यू 3/10 क्या होता है? ये x परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। 3/10 किसकी परसेंटेज वैल्यू होते हैं? 30% की। तो x का मान 30 आ गया। अरे 30% का मान ही तो 3/10 होता है, तो x क्या आएगा? 30% होगा। 30% बराबर 3/10। x की वैल्यू 30 आ गई, बोलो हाँ। तो सॉल्व करके पहले x का मान निकाला। अब सवाल यह है, बताओ 90 के x प्लस 30% का मान 150 के x परसेंट से आपका बेस है। ये आपका बेस है मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बेस है। 90 के x प्लस 30% की वैल्यू 150 के x परसेंट से कितना परसेंट ज्यादा है? x का मान 30 आया है, तो 150 का 30% कितना आएगा? 45। 2 जीरो से परसेंटेज कटी जाता है, तो 45 आपका बेस आ गया बेटा। 45 बेस आ गया। तो 45 से 90 का x प्लस 30%, 45 से 90 का x प्लस 30%, x का मान 30 आया है, x का मान आया है 30, तो 30 जमा 30 हो जाएगा 60%। तो 90 का 60% क्या आएगा बेटा? 54। 90 का 60% 54 आ जाएगा। तो 45 से 54 कितना ज्यादा है? 45 से 54 9 ज्यादा है, बटे 45। बेस 45 से 1/5, ये आ जाएगा 1/5, और 1/5 कितना होता है? 20%। तो 20% आंसर है। इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है बच्चों। पहले 2020, 21 और 22 3 साल इस पे हर दूसरी शिफ्ट में सवाल आया था, अब थोड़ा कम हो गया है आना। ठीक है जी बच्चों, क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? हालांकि आसान है पर आता बहुत था, इसलिए मैंने इस पे 4 सवाल कराए। आगे चलेंगे, अगला टाइप CHSL 2018 के पेपर का। अगला टाइप आपके सामने है, बनाइए बच्चे। यस, अगला टाइप करो। 76 नंबर। अभिनय कह रहे हैं x प्लस 10% और x प्लस 10% में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल अलग बात है बेटा। x प्लस 10% और x प्लस 10%, ये तो बिल्कुल अलग बात है बेटा। दिस इज नॉट इक्वल। ओके, ये परसेंटेज भी एक नंबर है, हवा नहीं है। परसेंटेज इज ए नंबर जिसका मान 1/100। परसेंटेज की पूरे ब्रैकेट में गुणा करो, परसेंटेज की पूरे ब्रैकेट में गुणा करो, तो ये x% प्लस 10% हुआ है। तो x% प्लस 10% है, ये x प्लस 10% है बेटा। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों अलग अलग चीजें हुई ना। ओके, 10% तो सेम है, लेकिन यहां x% लिखा हुआ है, यहां x लिखा हुआ है। दीज आर टू डिफरेंट चीज।
कोई बात नहीं विष्णु मोरे, 2 महीने बाद करने लगोगे, 2 महीने तक मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, चिंता मत करो। सीतसल द्वारा 18 का सवाल एक ही क्वेश्चन करवाएंगे मेरे भाई, इस प्रकार का एक ही से आप सीख जाओगे। मेहनत करनी है। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, कोई नंबर है जो 1 से बड़ा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, इस नंबर और इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 20% ऑफ इटसेल्फ, 20% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। भाई हाउ मच परसेंट, आंसर अप्रोक्स में है, इज द स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन क्यूब, इस नंबर का स्क्वायर इसके क्यूब से कितना परसेंट कम है, लगभग बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से सुनिएगा बच्चे, पहले आप ये समझो कि रेसिप्रोकल या हिंदी में व्युत्क्रम का क्या मतलब है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे कोई संख्या है 2 का उल्टा 1/2, कोई संख्या है 5/7, तो 5/7 का उल्टा 7/5, ये रेसिप्रोकल होता है ना। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 5/7 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम 7/5। मुझे पता चल गया सवाल को पढ़ने के साथ ही कि यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप संख्या निकालोगे। जब आप संख्या निकालोगे, एक संख्या का यहां पे जिक्र किया गया है, जब तक संख्या ही नहीं पता चलेगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मानव मस्तिष्क कितना विकसित नहीं है कि वो संख्या यहां पे हिट एंड ट्रायल अंदाजे से निकाल ले। तो आपको भैया संख्या को x मान के निकालना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि माना कोई संख्या x है और ये संख्या 1 से बड़ी है, x ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। सवाल में बोला है कि भैया 1 से बड़ी कोई संख्या x, 1 से बड़ी कोई संख्या यानी कि x, और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x आएगा। इनका जो अंतर है, इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? संख्या और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो उस संख्या और उसके रेसिप्रोकल के सम, संख्या और रेसिप्रोकल के सम का 20% है। इसके क्या है मेरे भाई? 20% है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? क्या यही बात सवाल की पहली 2 लाइन में नहीं कही गई है बच्चे? सोचो जरा, सीएचएसएल 2018 प्री का सवाल है। मान लीजिए जैसे कोई संख्या 1 से बड़ी x मान ली, तो इस संख्या और इसके रेसिप्रोकल का जो अंतर है यानी कि x - 1/x, ये उस संख्या और उसके रेसिप्रोकल के सम का 20% है। देखो भाई, अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है, मान लो 1 से बड़ा नंबर 4 है, तो उसका उल्टा 1 से छोटा हो जाएगा ना, यानी कि 4 बड़ा होता है 1/4 से, तो x से बड़ा, x बड़ा होगा 1/x से, ठीक है बच्चों। तो संख्या x और उसके रेसिप्रोकल 1/x का डिफरेंस ही बोला है। नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है, उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल इटसेल्फ मतलब नंबर उसके रेसिप्रोकल के सम का 20% है। 20% को फ्रैक्शन में लिखो 1/5। 1/5 की बच्चों यहां ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, तो क्या आ जाएगा? 5x - 5/x बराबर राइट साइड में x + 1/x। पूरा मैं लिख के बता दे रहा हूं, हालांकि समझदार बच्चे को यह स्टेप नहीं लिखना चाहिए। x इधर आएगा, 5x - x 4x, -5/x लेफ्ट साइड में जाएगा, 1/x + 5/x 6/x बरा, यहां से देखिए x की यहां गुणा हो जाएगी, x × x स्क्वायर, 4 नीचे चला जाएगा 6/4, ये 2 से कट गया 3/2, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 3/2, ये एक्स स्क्वायर बराबर आ गया। तो यहां से मैं अंडर लूंगा बच्चे, एक्स स्क्वायर 3/2 आ गया, अंडर लूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। इतना गंदा एक्स का मान आया है √3/2, और जाहिर सी बात है कि आप खुद से नहीं सोच सकते, बनाना ही पड़ता। मैंने आपको सिखा दिया, आपने सीख लिया, क्लास खत्म होगी, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको कड़वा सच बताऊं, इतना लिखने वाले बच्चे की कभी नौकरी नहीं लगती, क्योंकि वो पूरा पेपर कर ही नहीं पाएगा, उसकी स्पीड बहुत स्लो है। आपको धीरे 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 इतना गणित पढ़ना है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतना हवाई करना है चीजों को, बेसिक को आग लगानी है, बेसिक की ऐसी की तैसी करनी है कि आपको ये स्टेप लिखना ना पड़े। ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया, लेकिन ये लिखना नहीं है दोस्त,
ये दिमाग में सोच रहे हैं। जिस दिन आप ये दिमाग में सोच के डायरेक्ट यहां से यहां छलांग मारना शुरू करोगे यहां, उस दिन जाके नौकरी लगेगी बेटा आपकी। तो ये पहले मैंने संख्या निकाली सॉल्व करके बेसिक से, लेकिन सवाल इसके आगे है परसेंटेज का। क्या है बताओ? इस संख्या का वर्ग इस संख्या के घन से कितना परसेंट कम है। संख्या का जो वर्ग है स्क्वायर है, इस संख्या के क्यूब से, ये बेस हो गया, बेस से कितना परसेंट कम है। मैंने अभी समझाया परसेंटेज कम या ज्यादा निकालना है, रेशियो ले लिया करो, आसान हो जाता है। सवाल में बोला है संख्या का स्क्वायर, बताओ इस नंबर का स्क्वायर इस संख्या के क्यूब से कितना परसेंट कम है। मैंने संख्या क्या मानी है? एक्स मानी है, तो संख्या का क्यूब हो गया जी एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से मेरे प्यार भी उस संख्या का यानी कि एक्स का स्क्वायर कितना परसेंट कम है। बताइए बच्चों, बताओ एक्स क्यूब से एक्स का स्क्वायर कितना कम है। ये बाद में निकालना, रेशियो ले लो। ये पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 2 से पावर 3 का जब रेशियो लेंगे तो एक ही पावर बचेगा भाई। एक्स क्यूब रेशियो का मतलब बटे एक्स स्क्वायर, डिवाइड में पावर घट जाती है, तो 3 - 2 एक ही तो बचेगा। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर का रेशियो क्या आ गया? एक्स रेशियो 1 आ गया। बोलो हाँ। और मैंने एक्स का मान निकाला है। क्या निकाला? एक्स का मान √3/2। √3/2 मतलब एक्स का मान मैंने निकाला है √3/2। √3/2 यही तो एक्स का मान, रेशियो 1, यानी कि क्या आ जाएगा? √3 रेशियो √2, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 रेशियो √2, √3 रेशियो √2, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। यानी कि अल्टीमेटली सवाल केवल इतना सा रह गया कि √3 से √2 कितना परसेंट कम है। और यह भी आप तभी कर पाओगे जब आपको √3 और √2 की वैल्यू पता होगी। नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल होती है। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। √2 का जो मान है 1.414 होता है, लर्न करो। √3 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्स 1.732 होती है। √5 का जो मान है वो अप्रोक्स 2.23 होता है। ये सब आप याद कर लीजिए मेरे भाई। ये कैलकुलेशन में, अर्थमेटिक मैथ में भी, एडवांस मैथ में भी काफी ज्यादा यूज होगा। लगभग वैल्यू √2 अप्रोक्स 1.414, √3 1.732, √5 2.23। अब √3 से √2 कितना परसेंट कम है? अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन काफी दूर दूर है, 12, 18, 29, 33। जब इतने दूर दूर है तो मैं लगभग वैल्यू ले सकता हूं ना। मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगा? अप्रोक्स ले लेता हूं भैया। √3 क्या होता है? √3 होता है 1.732, 1.732 छोड़ो 1.7 ले लो। √2 क्या होता है? 1.414, 1.414 छोड़ो अप्रोक्स 1.4 ले लो, अप्रोक्स 1.4। ये बताओ 17 से 14 कितना कम है? 17 से 14 3 कम है, बटे 17 परसेंटेज में कितना? गुणा 100%, तो 300/17 आएगा। क्या जाएगा भाई? 17 एकम 17 बचेगा 13, 0 और 17 7 119, यानी कि लगभग 18% के करीब आएगा, अप्रोक्स 18% के करीब। ये वाला आंसर है। ठीक है। मोहित कह रहे हैं सर इसको सॉल्व कैसे करते? किसको बेटा? मोहित, ये तो आपको लर्न करना है। अप्रोक्स वैल्यू है ना, ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? वो तो मनाथन जी 1 महीने बाद लगेंगे, चिंता मत करो, अभी पढ़ते रहो मंथन। ये सवाल सीटसेल 2018 के प्री के पेपर में, हालांकि प्री के एग्जाम के लिहाज से ये सवाल टफ है, नहीं हुआ था ये बच्चों से। दिस इज नॉट ए इजी क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। वैसे इजी है। एक बार घर पे फिर से जाकर देखना, काफी सारी है बेटा। यहां कैलकुलेशन भी टफ है, एक्स का मान भी निकालना है। ये आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि परसेंटेज तभी आसानी से निकलेगा जब रेशियो होगा। एक्स स्क्वायर 3/2 है, दोनों तरफ से अंडर रूट लिया, एक्स बराबर आ गया √3/2।
फिर से रिपीट करके देखना रोहन ओहारी जी, और खुद से करके देखना एक बार और। एक्स रेशियो 1, अरे भाई रेशियो डिवाइड में पावर घट जाती है। एक्स क्यूब रेशियो एक्स स्क्वायर है, रेशियो का मतलब बटे। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 3/, एक्स ही तो बचेगा यार। पावर 3 को पावर 2 से भाग करेंगे, डिवाइड में पावर घट जाती है, 3 - 2, 1 ही तो बचा, एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स बच गया। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे क्या बचता है, एक्स बचता है। एक्स का मतलब क्या होता है, x/1। एक्स का मतलब, फिर से घर पे जाके देखेगा मेरे भाई। देखो मैं बहुत मेहनती टीचर हूं और मेहनत से पढ़ाता हूं और सारी टाइप कराता हूं। मेरे लिए भी बहुत आसान है कि मैं ये वाला टाइप सीट में डालता ही नहीं। मेरे एक तो 10 मिनट बचते, आपको इरिटेशन नहीं होती, इरिटेशन नहीं होती आपको, आपको लगता कि चैप्टर बहुत आसान है, सर कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं। भारत में ग्रेजुएट युवाओं के लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर का ये सवाल है। बच्चों को मुश्किल लगेगा करने में, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं इसको ना पढ़ाऊं, स्किप कर दूं। पढ़ाऊंगा मैं। आपको तकलीफ भी होगी समझने में, इरिटेशन भी होगी, मुश्किल भी लगेगा, भागने का मन भी करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। 70:14 कैसे हुआ बेटा, अप्रोक्स वैल्यू ले ली। √3 की वैल्यू होती है 1.73, 32 को इग्नोर कर दो बेटा, 1.7। √2 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.414, ये छोटी वैल्यू है ना, लगभग 1.4 ले लो, लगभग ये रेशियो ले लेंगे तो ये आएगा 17/14। 17 से 14 कितना कम है, 3 कम है, बटे 17 इंटू 100%, ये कम है। ये माइनस साइन का मतलब मैं बता रहा हूं कि कम है, कम मतलब माइनस, अधिक मतलब प्लस। नहीं बेटा, ये इतने ही समय लगेगा इसको करने में, कोई डायरेक्ट हवा हवाई मेथड नहीं है। इतना ही समय लगेगा यार, हर सवाल की औकात अलग अलग होती है। कोई सवाल 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, कोई 1 मिनट लेता है, कोई 1.5 मिनट लेता है, सबका अलग अलग है। √3/2, अरे भाई एक्स का मान √3/2 है, यहां रख दिया ना, x/1। एक्स का मान है √3/2, रेशियो 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अरे यार ये भी नहीं पता क्या, √a/b का मतलब a पे रूट अलग, b पे रूट अलग। √2 की एक में √3 रेशियो √2 नहीं होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। यार कैसे बच्चे हो तुम लोग यार, कुछ भी नहीं आता आप लोग तो। बेटा मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं 9वीं क्लास से ऊपर का गणित, 9वीं क्लास से ऊपर का गणित। लेकिन समस्या यह है कि आपको तो तीसरी क्लास का ही नहीं आता, 9वीं क्लास का कैसे पढ़ोगे। अनुपात तुम्हें नहीं आता, पावर घटाना तुम्हें नहीं आता। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो लड़का भी सरकारी नौकरी की उम्मीद उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन यह उम्मीद करना गलत है कि मैं सबसे महान हूं और मैं 6 महीने में सरकारी नौकरी ले लूंगा, जो x³ से x² का रेशियो नहीं ले पाता। ये x/1 आएगा। ऐसे लड़के के लिए 6 महीने में सरकारी नौकरी की उम्मीद करना गलत है। उम्मीद करेगा कि हां वो पढ़ के इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं तुरंत कर लूंगा, ये उम्मीद बिल्कुल मत पालो। अरे भाई यार तुम कैसे बच्चे हो यार, एक ही सवाल में मर जाओगे क्या, आगे नहीं बढ़ना तुम्हें जिंदगी में। अरे राक्षसो, फिर से बताता हूं मैं तुम्हें, बिल्कुल अनट बालक यार, कबाड़ निकल के आ, कबाड़। सबसे खराब बैच है अब तक का ये वाला। शिव शुक्ला कह रहे हैं नवोदय में आता है ये सब कुछ, नवोदय वाले बच्चे कर लेते हैं। बेटा ये नवोदय वोदय करते तो इनकी यही हालत होती, इनकी ये ना है नवोदय लायक बेटा। दिस इज कचरा बालक, कचरा। एक से बड़ी कोई संख्या है बोला है, उस संख्या और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस
उस संख्या और उसके रेसिप्रोकल के सम का 20% है। बोला है संख्या का स्क्वायर, बताओ इस संख्या का स्क्वायर इसके क्यूब से कितना परसेंट कम है। पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। मैंने मान ली कि माना संख्या एक्स है, तो एक्स और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/x बराबर क्या है, एक्स प्लस 1/x का 20%, 1/5। एक कैलकुलेशन किया है ना, एक्स इधर आएगा 5x माइनस एक्स 4x, माइनस 5/x उधर जाएगा 6/x, माइनस 5/x उधर जाएगा तो 1/x प्लस 5/x 6/x, एक्स की यहां एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 नीचे जाएगा 6/4, 6/4 आ गया 3/2। अरे राक्षसो 6/4 को 3/2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर 3/2 है, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लिया तो एक्स का मान आ गया √3/2। ये एक्स का मान आया, वर्गमूल लिया है हमने दोनों तरफ से। बोला एक्स का स्क्वायर संख्या का वर्ग इसके क्यूब से कितना परसेंट कम है। क्यूब से, संख्या का वर्ग इसके क्यूब से कितना परसेंट कम है, क्यूब से। तो भैया संख्या का क्यूब बेस है, बेस से तुलना करते हैं ना, तो संख्या का क्यूब क्या आएगा, एक्स का क्यूब। एक्स के क्यूब से एक्स का स्क्वायर कितना परसेंट कम है, लेफ्ट साइड में बेस लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर। ये रेशियो बताओ ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स रेशियो बन आ गया, एक्स का मान क्या है √3/√2, यहां रख दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो इसी के साथ ये जो है खत्म। अगला टाइप, आज की क्लास का लास्ट टाइप 77। और ये देखो इजी टाइप है, पेपर में हर लेवल के सवाल आते हैं। मान लो ये सवाल पेपर में आ गया तो एक एवरेज बच्चे को ये सवाल करने के लिए 1 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट या उससे ज्यादा लगेगा। अब ये अगला टाइप है, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ये सवाल है गलती करने वाला। कैलकुलेशन करते समय एक बच्चे ने गलती से 97 को 79 पढ़ लिया, इससे उसकी कैलकुलेशन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, यह सवाल है। एक बच्चा कैलकुलेट कर रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था, उसने एक नंबर 97 को गलती से 79 पढ़ लिया। भाई अगर संख्या को पढ़ने में गलती कर दी है तो उसमें एरर हो जाएगी। बोला कितने परसेंट का कैलकुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। सही संख्या क्या थी, 97, 97, लेकिन बच्चे ने गलती से 79 पढ़ लिया। 97 को, सही संख्या 97 थी बेस, 97 को गलती से 79 पढ़ लिया, यानी कि कितना कम हो गया, 97 से 79 18 कम पढ़ लिया। यह माइनस का मतलब वो वाला माइनस नहीं, इस माइनस का एक प्रतीकात्मक रूप है। यह माइनस साइन ये बताता है कि संख्या को कम कर लिया। ठीक है बच्चे, 97 से संख्या 97 को 79 पढ़ लिया, बेस क्या है 97, सही नंबर था, लेकिन हमने तो 79 पढ़ लिया, संख्या को 18 की कमी हो गई। परसेंटेज में कितना, गुणा 100% ही आएगा बेटा। संख्या को हमने कम कर दिया, इंक्रीज नहीं किया मेरे भाई, डिक्रीज किया है। और ये 3 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। बताओ क्या आ रहा है डिवाइड करके, डी ऑप्शन आ रहा है 18.55। डिवाइड ही तो करना है बस, 18.55%। क्लियर है। तो देखो इस सवाल को करने में मात्र 10 सेकंड लगेगा। हर सवाल ना अलग अलग लेवल का है। कोई इंसान दिन में 200 रुपए कमाता है, अंबानी एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमाता है। ऐसी सवाल है बेटा, कोई सवाल इजी होता है, कोई टफ होता है। ये 10 सेकंड में निपट जाएगा, ये सवाल 1 मिनट में निपट जाएगा। तो परेशान मत हो कि हर सवाल ही शॉर्ट में हो जाता है। हर सवाल, अगर हर सवाल 10-10 सेकंड में निपटने लगे तो पेपर तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। 1 घंटा का मुंह फुकाने को दे रहे हैं तुम्हें वहां पे, है कि अपना मुंह फुकाओ वहां पे जाके तुम। अगर गणित का सवाल 10 सेकंड में हो रहा है तो यानी कि जीएस का सवाल तो आधे सेकंड में होनी चाहिए। जीएस के 25 सवाल होने चाहिए 1.5 मिनट के अंदर। कर पाते हो, नहीं ना। तो ये दिन में सपने देखना बंद कर दो। हर सवाल की अलग औकात है, हर आदमी की अलग औकात है। ठीक है, चलो। कितना ज्ञान देना पड़ता है यार तुमको मोटिवेट रखने के लिए। आगे चलेंगे।
इस टाइप का एक और सवाल, और आज की क्लास का आखिरी सवाल गलती वाला बताओ। यदि कोई स्टूडेंट किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करता है तो उसके आंसर में कितने परसेंट की एरर होगी? एक बच्चा है, उसको बुलाया, ओए उड़या, उसको एक नंबर दिया हमने, एक नंबर दिया, बोला खाली बैठा है, चल एक काम कर, इस नंबर को 11/16 से गुणा कर दे। किससे गुणा कर दे? 11/16 से। स्टूडेंट भी पागल है, अंधा है, उसने 11/16 की बजाय उस नंबर को 7/12 से गुणा कर दी। बताओ अगर ऐसा किया तो आंसर तो गलत आएगा। कितना परसेंट की एरर हो गई उसकी कैलकुलेशन में? चलिए बच्चे, 11/16 से गुणा करना था पर उसने गलती से 7/12 से गुणा कर दी। एक बात बताऊं, मैं कैलकुलेशन का एक नया द्वार खोलूं आपके लिए। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम सवालों को कैसे करते थे कि माना संख्या x है। हम थोड़े समझदार हुए तो हम करने लगे कि माना संख्या 100 है। आज हम और समझदार हैं, हम करेंगे भैया माना संख्या एलसीएम है, क्योंकि हमारा मकसद केवल सवाल सॉल्व करना नहीं है, जल्दी सॉल्व करना है कम से कम कैलकुलेशन में। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि संख्या है क्या। हमें एक संख्या को 11/16 से गुणा करना है, बटे 16 आ रहा है, लेकिन गलती से हमने 7/12 से गुणा कर दी। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी, जिसका बटे 16 भी आसानी से हो जाए या और बटे 12 भी आसानी से हो जाए। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो 16 से भी आसानी से कट जाए और 12 से भी आसानी से कट जाए। तो 16 और 12 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर क्या होगा? इनका एलसीएम। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 16 से भी भाग होती हो और 12 से भी भाग होती हो। तो 16 और 12 का एलसीएम 48। तो आप संख्या को ना x मानो ना 100 मानो, क्या मानो? 48 मानो। ठीक है, तो ये आज हम इस लेवल पे खड़े हैं, हमने संख्या को 48 मान लिया। बच्चे को क्या करना था? संख्या को 11/16 से गुणा करना था। तो गुणा करके क्या आंसर आता? 16 × 48, बच्चे का आंसर आता 33। 33 सही आंसर आना था, लेकिन उसने क्या किया? उस संख्या 48 को 7/12 से गुणा कर दिया। तो आंसर क्या आया? 12 चौक 48, यानी कि आंसर आ गया उसका 28। बच्चे का गलत आंसर आ गया 28। सही आंसर 33 आना था, पर आंसर उसका गलत 28 आ गया, यानी कि 5 कम आया 33 से। ठीक है जी, परसेंटेज में गुणा 100%। तो 33 तिया 99 होता है, हालांकि 100 है तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, 3 पंजे 15। 15% से हल्का सा बड़ा आएगा बी ऑप्शन। खत्म। इसी के साथ ये सवाल और ये टाइप खत्म होता है बच्चों। देखो, एक मैंने सिंपल ले लिया, बहुत ही सिंपल, एक थोड़ा सा एलिगेंट हो गया। बच्चों अब क्या आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे एग्जाम में? स्टूडेंट, क्या आप इन सवालों को एग्जाम्स में कर पाओगे? देखो, मैंने आज एक टाइप आपको ये पढ़ाया, दूसरा टाइप ये पढ़ाया, तीसरा टाइप वेरिएबल वाला पढ़ाया है, चौथा टाइप, पांचवा टाइप। वो अरमान अगली शीट में, बच्चे परेशान ना हो आप। देखो, हमारे साथ अच्छा प्लस क्या है, अब ऐसे अब तक आपको खुद ही पता चल गया होगा, बाकी टीचर्स में और हमारे अंदर यही फर्क है कि मैं कुछ भी रेंडमली नहीं पढ़ाता कि आया और शुरू हो गया। मैं टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में पढ़ाता हूं। दूसरी बात कि मैं हर टाइप के उतने सवाल कराता हूं जितने आपको करने चाहिए। कोई टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं ज्यादा कराता हूं, कम इंपॉर्टेंट है कम कराता हूं, और मेरे भाई कोई भी टाइप स्किप नहीं करता। मैं इस वजह से सवाल शीट छोड़ता नहीं हूं कि वो इस सवाल मुश्किल है, बच्चों को समझने में परेशानी होगी, बच्चे इरिटेट होंगे, नहीं, मैं इजी से हार्ड लेवल तक सब करवा देता हूं। लेकिन
इसके नुकसान ये हैं कि हर बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी मानसिक क्षमता नहीं है कि वो इतनी मेहनत कर पाए। मैं मजबूर करता हूं मेहनत करने के लिए। केवल मेरा पढ़ा देना काफी नहीं है, बच्चे को भी मेहनत करना पड़ता है। आसान आसान चीज टीचर पढ़ा दे, बच्चे के मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहां बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ अगर सीखना है गणित तो मेहनत चाहिए बेटा, और पेशेंस भी चाहिए। आप 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में गणित नहीं सीखते हो बेटा। यह महीनों का, सालों का जो है तपस्या होती है। आज इतना ही। और मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ये वाली किताब आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा लेंगे। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, हर बच्चे के पास एक किताब होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 3 साल बाद पेपर देगा, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर के टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, है ना। और बाकी किताबों की तरह नहीं कि केवल इजी इजी उठा के डाल दे, यहां पे अच्छे अच्छे सवाल भी कंपाइल किए, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी कल करेंगे हम लोग इसके आगे।